हेलो शिनोबी। आज की कहानी नारुतो वर्स की उस टाइमलाइन पर है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करनी थी। सोचिए, अगर कुरामा की मौत के बाद वो दोबारा जन्म लेकर सीधे नारुतो के बचपन के शरीर में लौट आता और उसी पल मिनाटो नामिकाजे खुद अपने बेटे को ट्रेन करना शुरू कर देता, तो क्या नारुतो कभी अकेला रहता? क्या उचिहा नरसंहार वैसा ही होता? और क्या ओबितो को रोकना इतना आसान रहता? आज की इस व्हाट इफ कहानी में एक फैसला पूरी निंजा दुनिया की किस्मत बदल देता है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। जब जान पर सीधा खतरा आ गया, तब आखिरकार उचिहा शिसुई ने दुनिया के सामने अपने मांगेक्यो शारिंगन की असली ताकत दिखा दी। उसी समय एक ऐसा कोना जहां किसी की नजर नहीं गई, वहां एक मास्क पहना हुआ आदमी चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ओबितो था, जो लंबे समय से कोनोहा में छिपकर हालात पर नजर रखे हुए था। शिसुई की यह ताकत देखकर वो खुद भी काफी चौंक गया। लेकिन अगर असली सदमे की बात करें तो वो रूट के सदस्य थे जिन पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा। उन्होंने इससे पहले ऐसी कोई चीज देखी ही नहीं थी, लेकिन बस एक पल की हेजिटेशन और सुसानो का हमला सीधे उन पर टूट पड़ा। विशाल हाथ ने सिर्फ एक वार किया और कई रूट सदस्य पल भर में कुचले जाकर लाशों में बदल गए। ये देखते ही बाकी बचे रूट सदस्य भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस देवता जैसी आकृति के सामने उनका अंजाम पहले से तय था, सिर्फ मौत। जैसे ही आखिरी रूट सदस्य बेहोश होकर जमीन पर गिरा, शिसुई का सुसानो भी अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। लंबी लड़ाई की थकान को नजरअंदाज करते हुए वो तुरंत वहां से निकल पड़ा, उस इकलौते इंसान को ढूंढने जिस पर अब वो भरोसा कर सकता था, इटाची। कुछ ही देर बाद जो अब तक परछाइयों में छिपा था, यानी ओबितो, लड़ाई की जगह पर आ पहुंचा। स्पेस टाइम के मुड़ते ही जमीन पर फैला हुआ खून, मांस और लाशें पल भर में साफ हो गईं। शिसुई के जाने की दिशा देखते हुए मास्क के पीछे छिपी उसकी लाल पैटर्न वाली आंखों में हल्की सी उम्मीद चमक उठी। अगले ही पल वो भी स्पेस टाइम के भंवर में गायब हो गया। कुछ समय बाद शिसुई तय की गई जगह पर पहुंचा, जहां इटाची पहले से उसका इंतजार कर रहा था। गंभीर रूप से घायल हालत में उसे देखते ही वो तुरंत आगे बढ़ा और सहारा दिया। जब ये पक्का हो गया कि कोई पीछा नहीं कर रहा, तो शिसुई ने पूरी घटना उसे विस्तार से बता दी। अब उचिहा का तख्ता पलट ऐसी हालत में पहुंच चुका था जहां उसे रोकना लगभग नामुमकिन था। उसकी योजना थी कोतो अमात्सुकामी से सब कुछ थाम लेने की, लेकिन दांजो के हमले ने उसे ये सच्चाई दिखा दी कि गांव का ऊपरी नेतृत्व उस पर भरोसा नहीं करता। अब भले ही वो जिंदा बच भी जाए, उसके पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि हालात बदल सके। इसलिए उसने अपनी आखिरी उम्मीद इटाची पर छोड़ दी। शिसुई ने अपनी बाईं आंख उसे सौंप दी, इस उम्मीद के साथ कि वो गांव की रक्षा करेगा और उचिहा को भी बचाएगा। सब कुछ अपने दोस्त को सौंपने के बाद शिसुई बिना हिचक सीधे खाई में कूद गया। उस भावनात्मक झटके में इटाची ने उसी पल अपना मांगेक्यो शारिंगन जागृत कर लिया। फिर वो चुपचाप वहां से निकल गया। किसी को भनक तक नहीं लगी। थोड़ी देर बाद पीछा करते हुए आए रूट सदस्य जमीन पर पड़े खून के निशान देखकर सीधे खाई के नीचे तलाशी में जुट गए। जिंदा हो तो पकड़ना था, मरा हो तो लाश चाहिए थी। लेकिन पूरी जगह छान मारने के बाद भी उन्हें शिसुई का शरीर नहीं मिला। दृश्य बदलता है। एक गुप्त ठिकाने में कुर्सी पर बैठा है ओबितो और उसके पास खड़े हैं जेत्सु। सामने रखी मेज पर एक शख्स बेहोशी की हालत में पड़ा है। वो कोई और नहीं, उचिहा शिसुई है। असल में खाई में गिरते ही ओबितो ने उसे बचा लिया था, लेकिन जख्म इतने गंभीर थे कि उसकी हालत अब भी नाजुक थी। वो किसी भी पल मर सकता था। जहां एक तरफ उचिहा अंदरूनी आग में जल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नारुतो की जिंदगी बिल्कुल अलग चल रही थी। मिनातो आज भी हर रात उसके सपनों में आकर उसे ट्रेनिंग देते थे। 1 साल से ज्यादा समय में वो इसका आदी हो चुका था। हर बार जब वो जागता तो उसके दिमाग में नई नई तकनीकें होती, ऐसी मूवमेंट्स और स्किल्स जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। और जब भी उसे थोड़ा सा भी खाली समय मिलता तो वो सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड चला जाता, ताकि जो कुछ सीखा है उसे और ज्यादा मजबूती से मास्टर्ड कर सके। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में कोई बात ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। क्योंकि उस पर लगातार आनबू की नजर थी, इसीलिए नारुतो के फ्लाइंग थंडर गॉड सीख लेने की बात जल्द ही सामने आ गई। जब तीसरे होकागे को ये खबर मिली तो वो बुरी तरह चौंक गए। ये अलग बात थी कि उसे ये सिखाया किसने, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतना हाई लेवल जुत्सु सीख लेना ये साफ दिखाता था कि उसकी प्रतिभा कितनी असाधारण है। उसकी काबिलियत जाया ना हो, इसीलिए तीसरे होकागे ने फैसला किया कि उसे तय समय से पहले निंजा एकेडमी में दाखिला दिया जाए। लेकिन एक चिंता थी कि कहीं एकेडमी में वो अकेला न पड़ जाए। इसी वजह से उन्होंने इरुका को बुलाया और उससे गुजारिश की कि स्कूल में वो नारुतो का थोड़ा ख्याल रखे। हालांकि उस वक्त इरुका के दिल में नारुतो को लेकर
अब भी कड़वाहट थी, क्योंकि उसके माता पिता नाइन टेल्स की घटना में मारे गए थे। लेकिन जब खुद तीसरे होकागे ने कहा तो वो चाहकर भी मना नहीं कर पाया और मजबूरी में मान गया। इसके बाद तीसरे होकागे ने काकाशी को बुलाया और उसे नारुतो के घर तक ले गए। जैसे ही ये पक्का हुआ कि नारुतो अब फ्लाइंग थंडर गॉड इस्तेमाल कर सकता है, उस पर लगी आनबू की निगरानी हटा ली गई। लेकिन काकाशी को ये फैसला सही नहीं लगा। उसकी पहचान और एक जिंचुरिकी होने का खतरा, इन दोनों को देखते हुए ये काफी रिस्की था। इस पर तीसरे होकागे ने कहा यही वजह है कि उन्होंने काकाशी को बुलाया है। इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं रहने देना है। और फिर उन्होंने काकाशी को जो मिशन सौंपा वो था नारुतो की हत्या करना। नाइन टेल्स का अतीत में लौटना नारुतो की जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी मदद और मिनातो के मार्गदर्शन से वो सिर्फ फ्लाइंग थंडर गॉड ही नहीं सीख पाया, बल्कि शुरिकेन और कुनाई भी बेहद सफाई से चलाने लगा। ताकत बढ़ने के साथ साथ उसे दो दोस्त भी मिले। एक थी हिनाता और दूसरा सास्के। तीनों अक्सर साथ में ट्रेनिंग करने जाया करते थे। हिनाता इसलिए आती थी क्योंकि वो नारुतो को पसंद करती थी, और सास्के इसलिए क्योंकि वो उसकी उम्र से कहीं आगे की ताकत से खींचा चला आता था। खास तौर पर उसकी शुरिकेन तकनीक। एक दिन नारुतो ने कैजुअली 2 शुरिकेन निकाले और एक के बाद एक फेंक दिए। धातु के टकराने की एक साफ आवाज के साथ पहला निशाने के बीचों बीच लगा और दूसरा हवा में मोड़ लेते हुए बगल वाले टारगेट के सेंटर पर जा लगा। ये देखते ही हिनाता की आंखों में सीधी एडमिरेशन झलक पड़ी। वहीं सास्के हैरानी से बोल उठा और पूछ बैठा कि उसने ये कैसे किया। उसकी समझ में ये कारनामा सिर्फ इटाची ही कर सकता था। उसी पल उसके अंदर हार न मानने की आग जल उठी। इसके बाद जहां भी नारुतो ट्रेनिंग करता, सास्के वहां जरूर पहुंच जाता। उसने कई बार कोशिश की। पहला शॉट लगाना आसान था, लेकिन दूसरा हर बार किसी और दिशा में भटक जाता, निशाने पर लग ही नहीं पाता। एक दिन हमेशा की तरह ट्रेनिंग खत्म करने के बाद नारुतो इचिराकु रामेन खाने जा रहा था। रास्ते में अचानक उसे पीछे से तेज किलिंग इंटेंट महसूस हुआ। अगले ही पल तेजी से आई एक कुनाई हवा चीरती हुई गुजरी, लेकिन निशाना चूक गया क्योंकि नारुतो वहां था ही नहीं। कुछ ही देर बाद वहीं काकाशी प्रकट हुआ और जमीन में ढंसी कुनाई को जोर से खींच निकाला। तभी पीछे से नारुतो की आवाज आई जो उससे पूछ रहा था कि वो कौन है। लेकिन काकाशी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस हाथ में पकड़ी कुनाई को देखते हुए सोच में डूबा रहा। पूरे रास्ते में उसे कहीं भी फ्लाइंग थंडर गॉड का निशान नहीं मिला था। यानी इस बार नारुतो ने सिर्फ अपनी रिएक्शन स्पीड से हमले को डॉज किया था। उधर नारुतो खुद भी थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि अभी अभी उसने सच में एक बेहद तेज और खूंखार किलिंग इंटेंट महसूस किया था। लेकिन उसी पल मानो उस दबाव ने उसे वहीं का वहीं जमा दिया हो। शरीर हिल तक नहीं पा रहा था, मगर न जाने क्यों उसी एक क्षण में नारुतो के अंदर एक अलग ही तरह की जलती हुई ताकत उमड़ पड़ी, इतनी तीव्र कि उसका शरीर पल भर में फिर से हरकत में आ गया और वही उसे उस अचानक हुए हमले से बचा ले गई। जब नारुतो ध्यान से काकाशी को देख ही रहा था, तभी काकाशी अचानक बोल पड़ा। उसने साफ शब्दों में कहा, सिर्फ इसलिए कि तुमने थोड़ी दूरी बना ली है, ये मान लेना कि अब सेफ हो। जब तुम्हें सामने वाले की एबिलिटीज या ये तक नहीं पता कि उसके कोई साथी हैं या नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। इतना कहते ही काकाशी ने सीधा हमला कर दिया। नीली बिजली से लिपटी उसकी उंगलियां सीधे जाकर नारुतो के कंधे को आर पार भेद गईं। हमला कामयाब हुआ देखकर काकाशी खुद चौंक गया। उसने तो जानबूझकर थोड़ा समय छोड़ा था ताकि नारुतो फ्लाइंग थंडर गॉड इस्तेमाल करे, लेकिन वो हिल ही नहीं पाया। अगले ही पल काकाशी को कुछ गलत लगा। धड़ाम! सामने खड़ा नारुतो धुएं में बदल गया। वो सिर्फ एक शैडो क्लोन था। उसी क्षण नारुतो की आवाज फिर पीछे से सुनाई दी। उसकी इंस्टेंट रिएक्शन देखकर काकाशी भी दिल ही दिल में उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। लेकिन चूंकि इस मिशन का मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसने और देर नहीं की। नारुतो की हैरान निगाहों के सामने उसने अपना मास्क उतार दिया और वो लाल रंग की शारिंगन आंख साफ दिखाई दी। दरअसल कुछ समय पहले जब तीसरे होकागे को पता चला कि नारुतो फ्लाइंग थंडर गॉड सीख चुका है, तो ये जानने के लिए कि वो असल में कितनी ताकत छुपाए बैठा है, उन्होंने ही काकाशी को ये असैसिनेशन मिशन सौंपा था। जैसे ही शारिंगन घूमने लगी, नंगी आंखों से दिखने लायक भारी मात्रा में चक्रा काकाशी के हाथ में इकट्ठा होने लगा। एस रैंक जुत्सु राइकिरी। अगले ही पल काकाशी बिजली की एक चमक बनकर वहीं से गायब हो गया। गरजती हुई बिजली का वो वार पहाड़ तक चीर सकता था। जमीन उसके चक्रा के खिंचाव से फटने लगी और अनगिनत पत्थर हवा में उछल गए। दूर से तेजी से आती उस बिजली की लकीर को देखकर नारुतो सन्न रह गया। इस हमले के सामने उसकी आंखें, उसका दिमाग, उसका शरीर सब एक ही बात चिल्ला रहे थे, हट जाओ, ये रोका नहीं जा सकता। जब राइकिरी उसके शरीर से बस कुछ इंच की दूरी पर थी, तभी नारुतो ने आखिरकार फ्लाइंग थंडर गॉड इस्तेमाल किया। वो हमला तो बच गया, लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पूरे रास्ते में उसने कोई भी फ्लाइंग थंडर गॉड का निशान पहले से नहीं छोड़ा था। यानी जो एकमात्र निशान था वो इसी लड़ाई के दौरान बना था, और वो निशान काकाशी पहले ही देख चुका था। लगभग उसी पल जब नारुतो गायब हुआ, काकाशी ने अपना सिर घुमाकर ठीक उसी दिशा में देख लिया। उसकी आंखों में तीन तीन टोमोए
तेजी से घूमने लगी। उधर जमीन पर उतरते ही नारुतो ने भी तुरंत ऊपर देखा काकाशी की पोजीशन कंफर्म करने के लिए, और वहीं दोनों की नजरें सीधे टकरा गईं। यही नारुतो की दूसरी गलती थी, क्योंकि शारिंगन की एक और भयानक ताकत होती है, जेनजुत्सु। क्या बस यहीं तक था? नीचे झुके हुए नारुतो को देखकर काकाशी ने मन ही मन हल्की सी सांस ली। उसकी परफॉर्मेंस वाकई काबिले तारीफ थी, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी आखिरकार जानलेवा साबित होती है। जब काकाशी को लगा कि वो जीत चुका है, तभी अचानक आसपास का नजारा पूरी तरह बदल गया। चारों तरफ घना अंधेरा और अराजकता फैल गई, इतनी कि शारिंगन भी कुछ साफ नहीं देख पा रही थी। अगले ही पल सामने से एक जबरदस्त दबाव टूट पड़ा और अंधेरे से जो विशाल आकृति उभरी वो कोई और नहीं, 9 टेल्स वाला दैत्य फॉक्स था। ये देखते ही काकाशी की दोनों आंखें हैरानी से फैल गईं। वो वहीं का वहीं जमसा गया और 9 टेल्स की वो आसमान ढंक लेने वाली मौजूदगी सीधे उसके दिमाग पर भारी मानसिक दबाव बनकर टूटी। ये हमला इतना तीव्र था कि उसे एक बार फिर जबरदस्त मानसिक झटका लगा। ये दरअसल नारुतो का अपमान करने की एक हल्की सी सजा थी। अगली बार नहीं, बस इतना इशारा छोड़कर 9 टेल्स जिस तरह अचानक प्रकट हुआ था, उसी तरह खामोशी से गायब भी हो गया। वहीं वो जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त हुआ हो, घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। चारों ओर नजर दौड़ाई, सब कुछ वैसा ही था, बस नारुतो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे निराशा नहीं हुई, उल्टा उसके भीतर जिंदा बच जाने की एक अजीब सी राहत थी। पता नहीं वहम था या सच्चाई, पर उसे लगातार ये एहसास हो रहा था कि होकागे रॉक जहां उसने अभी देखा था, शायद वहां किसी और की भी परछाई मौजूद थी। उसी समय दूसरी तरफ भाग चुका नारुतो जंगल में चोरी छुपे ट्रेनिंग कर रहे सास्के के सामने जा पहुंचा। दोनों एक दूसरे को बस घूरते रह गए, आई टू आई, और सास्के के हाथ में वो कुनाई साफ दिखाई दे रही थी, जिस पर फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु का निशान बना हुआ था। 9 टेल्स का पुनर्जन्म अतीत में हो चुका था। मिनाटो के साथ मिलकर उसने नारुतो को न सिर्फ हमउम्र बच्चों से कहीं आगे की ताकत दिलाई, बल्कि उसे फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु भी सिखा दिया। ये सच्चाई सामने आते ही उसकी काबिलियत को पूरी तरह उभारने के लिए तीसरे होकागे ने उसे 1 साल पहले ही निंजा एकेडमी भेजने का फैसला किया। उसी के साथ कम उम्र में दाखिला लेने वालों में हिनाता और सास्के भी शामिल थे। हिनाता सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे नारुतो पसंद था, उसने घर के कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और जल्दी एकेडमी ज्वाइन कर ली, जबकि सास्के उसकी ताकत को अपनी आंखों से देखने के बाद पीछे छूटना नहीं चाहता था। इसी वजह से उसने भी अर्ली एडमिशन लिया। उसने खुलेआम ऐलान किया वो एकेडमी में उसे पीछे छोड़ेगा और साबित करेगा कि उचिहा कबीला कितना ताकतवर है। इसका नतीजा ये हुआ कि जो पिछले जीवन में नारुतो की पीढ़ी से सीनियर थे, रॉक ली, नेजी और टेंटेन, इस बार वही उसके क्लासमेट बन गए। एकेडमी में कदम रखते ही उसकी असली ताकत सबके सामने आने लगी। स्पैरिंग क्लास के दौरान सिर्फ ताइजुत्सु के दम पर उसने पिछले जन्म के जीनियस कहे जाने वाले नेजी को हरा दिया। पुनर्जन्म के बाद 9 टेल्स सिर्फ उसे मजबूत ही नहीं बना रहा था, वो चुपचाप अपनी ताकत भी बढ़ा रहा था। उसी पल उसके भीतर मौजूद 9 टेल्स ने अचानक आंखें खोली। चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसे छुपाया नहीं जा सकता, एक गहरी दबाई हुई उत्सुकता। उसी समय ध्यान में बैठे मिनाटो अचानक चौंक कर जाग उठे। उन्होंने सीधा उसकी ओर देखा, क्योंकि वहां से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, अजनबी भी और जानी पहचानी भी। वो थी नेचुरल एनर्जी। जिराया के शिष्य होने के नाते वो म्योबोकू पर्वत पर सेनाजुत्सु की ट्रेनिंग कर चुके थे। भले ही इसमें वो ज्यादा निपुण न रहे हों, लेकिन इसे पहचानने की क्षमता उनमें थी। इसी वजह से ये ऊर्जा उन्हें अलग लगी। कमजोर होते हुए भी इसमें चक्रा के धीरे धीरे बढ़ने जैसा एहसास था, जबकि 9 टेल्स की आत्मा अब भी सील के भीतर थी। तो फिर ये नेचुरल एनर्जी मानसिक संसार तक पहुंच कैसे रही थी? इन्हीं सवालों के साथ जैसे जैसे मिनाटो उसे देख रहा था, वो और भी रहस्यमयी लगता जा रहा था। उधर म्योबोकू पर्वत में गहरी नींद में सो रहे ग्रेट टॉड सेज ने अचानक धीमी सी बुदबुदाहट की। उन्हें अक्सर सपनों में भविष्य दिखाई देता था, और अब तक जितनी भी भविष्यवाणियां हुई थीं, सब भविष्यवाणी के बच्चे से जुड़ी थीं। इसी वजह से जैसे ही ये खबर फैली कि वो फिर से भविष्यवाणी के साथ जागे हैं, वहां मौजूद लोग जिराया को सूचना देने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने खुद उन्हें रोक दिया, क्योंकि इस बार जो उन्होंने देखा था वो भविष्यवाणी के बच्चे से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि उसने देखा कि कोनोहा में एक बिल्कुल नई सेंजुत्सु परंपरा जन्म ले रही है। जैसा कहा जाता है, एक चीज हिलती है तो पूरी व्यवस्था डगमगा जाती है। कुरामा के पुनर्जन्म के बाद जिसकी किस्मत बदली, वो सिर्फ नारुतो ही नहीं था, शिसुई की जिंदगी की दिशा भी पूरी तरह बदल चुकी थी। पिछले जीवन में वो चट्टान से कूदकर अपनी जान गंवा बैठा था, लेकिन इस बार गिरने के बाद उसे ओबितो ने बचा लिया। चूंकि वो अपनी दोनों आंखें खो चुका था, इसलिए उसे नई शारिंगन आंखें प्रत्यारोपित की गईं। उचिहा रक्त से जुड़ी और उसकी क्षमता के बेहद करीब। इतना ही नहीं, ओबितो ने उसमें हाशिरामा की कोशिकाएं भी प्रत्यारोपित कर दी, जिससे उसकी युद्ध क्षमता
पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। लेकिन बचने के बाद उसने कोनोहा लौटने का फैसला नहीं किया। अकात्सुकी के अस्तित्व और उसके गुप्त उद्देश्यों के बारे में जानने के बाद किसी निजी वजह से उसने उसी संगठन से जुड़ने का रास्ता चुना और ओबितो द्वारा सौंपा गया उसका पहला मिशन था किरिगाकुरे जाकर 3 टेल्स को पकड़ना। कुछ ही समय बाद कोनोहा को किरिगाकुरे से एक चौंकाने वाली खबर मिली, चौथे मिजुकागे के लापता होने की। साथ आए स्केच को देखकर सबको समझ आ गया कि घटना के पीछे जो व्यक्ति था वो उचिहा शिसुई ही था। हालांकि ये संभावना पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती थी कि किसी ने हेंजुत्सु से 2 देशों के रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश की हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि पूंछ वाले जानवर को नियंत्रित करने की ताकत शारिंगन के अलावा किसी और के पास हो ही नहीं सकती। और सिर्फ यही एक बात कोनोहा को शक के दायरे में लाने के लिए काफी थी। उसी वक्त गांव और उचिहा कबीले के बीच तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। अंदरूनी अशांति के साथ साथ बाहर से भी दबाव बढ़ता जा रहा था। दोहरी मार के चलते चाहे तीसरे होकागे हों या उचिहा कबीला, दोनों को जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला लेना ही था। तीसरे होकागे हालात संभालने के लिए फुगाकू से बात करना चाहते थे। वो किसी तरह मामले को शांत करना चाहते थे, लेकिन डांजो ने इस प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया। उसका मन पहले ही बन चुका था। अब वो असाधारण तरीकों से इस समस्या को खत्म करना चाहता था। इसके बाद वो मिला इटाची से और उसे पूरे उचिहा कबीले के संहार का आदेश दे दिया। काफी सोच विचार के बाद उसने भी इस फैसले को स्वीकार कर लिया। कार्रवाई से पहले वो कोनोहा में छिपे ओबितो से मिला। दोनों के बीच समझौता हुआ, उचिहा कबीले का पूरी तरह सफाया किया जाएगा। एक रात जब अंधेरा पूरी तरह छा चुका था, देर तक अभ्यास करके लौट रहा नारुतो घर की ओर बढ़ रहा था। अचानक उसे एक जबरदस्त दुर्भावना और हत्या की भावना महसूस हुई जो पास की एक इमारत से आ रही थी। वो इमारत कोनोहा पुलिस मुख्यालय थी। तभी उसने देखा उचिहा कोइजुमी घबराया हुआ बाहर की ओर भाग रहा था और उसके पीछे पीछे एक नकाब पोश आदमी हाथ में तलवार लिए हुए था। वो और कोई नहीं, उचिहा ओबितो था। घबराहट में उसने उस पर 3 शूरिकेन फेंके, लेकिन सामने वाला शरीर को इंटेंजिबल मोड बनाकर हमलों से बच निकला। अभी वो कुछ समझ ही पाता, उससे पहले वो भूतिया साया उसके सामने आ चुका था। एक पल में जंजीरों से उसे जकड़ लिया गया और अगली ही क्षण घातक वार करने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से वाटर ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। उफनती हुई जलधारा एक विशाल अजगर का रूप लेते हुए पहाड़ी सैलाब की तरह दोनों की ओर टूट पड़ी। हमले का आभास होते ही उसने तुरंत शरीर को फिर से इंटेंजिबल मोड कर लिया और पानी के हमले से बच निकला। लेकिन हैरानी की बात यह थी, इस जगह पर वाटर एलिमेंट जुत्सु। इसी सोच के साथ वो पलटकर हमले की दिशा की ओर देखने लगा और वहीं वाटर ड्रैगन के छोर पर अजीब के चक्रा से ढका हुआ नारुतो सिर उठाए खड़ा था। उसकी आंखों के किनारों पर एक साफ लाल सेंजुत्सु आई शैडो उभर आया था। ये साफ तौर पर सेज मोड का संकेत था और ये रूप नारुतो का था, लेकिन नियंत्रण मिनाटो के हाथों में। 9 टेल्स के अतीत में पुनर्जन्म के बाद उसने मिनाटो के साथ मिलकर उजुमाकी कबीले के संहार को रोक दिया था। जब यह महसूस हुआ कि ओबितो एक बार फिर कबीले के विनाश की राह पर है, तो नारुतो के भीतर मौजूद मिनाटो के मन में उन्हें बचाने का विचार पैदा हुआ। हालांकि 9 टेल्स इससे सहमत नहीं था। उसका मानना था कि ऐसा करने से बेवजह बहुत बड़े खतरे मोल लिए जा सकते हैं। लेकिन मिनाटो के लिए बात बिल्कुल साफ थी। उसने जो देखा था, जो जाना था, अब तक उजुमाकी कबीला कोनोहा का ही हिस्सा था और वह खुद आज भी कोनोहा की चट्टानों पर उकेरा गया एक होकागे था। होकागे का नाम ढोने का मतलब था गांव और उसके लोगों की रक्षा, और जब वे खतरे में हों तो पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। ये वही चीज थी जिसे वो कभी छोड़ नहीं सकता था। इस पल उसकी नजरें असाधारण रूप से दृढ़ थीं। वो वही इंसान था जिसने कभी खुद को कुर्बान करके 9 टेल्स को सील किया था, सिर्फ गांव की हिफाजत के लिए। यहाँ तक कि अपने बच्चे और खुद को भी खतरे में डालकर उसने होकागे होने की जिम्मेदारी निभाई थी। उसका नाम था नमिकाजे मिनाटो, कोनोहा का चौथा होकागे जो कभी बदला नहीं। जब 9 टेल्स ने उसके इस फैसले को महसूस किया तो उसकी आंखों के सामने एक जाना पहचाना चेहरा उभर आया। वो आदमी जो 7वें होकागे की चादर ओढ़े हुए था अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, वाकई बाप बेटा दोनों कमाल हैं। और उसी पल उसने फैसला कर लिया, इस जंग में वो मिनाटो का साथ देगा। अगले ही पल नारुतो की चेतना को सीधे मानसिक संसार में खींच लिया गया और मिनाटो ने उसके शरीर का नियंत्रण संभाल लिया। जब ओबितो कोनोहा पुलिस फोर्स के संहार के दौरान उचिहा कबीले पर आखिरी वार करने ही वाला था, तभी अंधेरे से वाटर ड्रैगन जुत्सु सक्रिय हुआ और उसका हमला रोक दिया गया। उधर दूसरी तरफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, इसलिए मिनाटो ने नियंत्रण में रहते हुए एक शैडो क्लोन बनाया। क्लोन को 9 टेल्स ने संभाला ताकि ओबितो को रोका जा सके, जबकि असली शरीर मिनाटो के नियंत्रण में दूसरी दिशा में निकल पड़ा। उसी समय पुलिस मुख्यालय के बाहर खड़ा ओबितो हमले की दिशा पर लगातार नजर रखे हुए था। कुछ ही देर में
अंधेरे से एक आकृति बाहर आई और जैसे ही उसने सामने वाले को देखा वो सन्न रह गया। सफेद बालों वाला वो लड़का बिल्कुल काकाशी जैसा था, और इतना ही नहीं, वही चेहरा जैसा उस हादसे के दिन था। एक पल के झटके के बाद उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये काकाशी असली नहीं था, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। और ये सच था। ये दरअसल नाइन टेल्स के नियंत्रण में नारुतो था, जिसने उसका रूप लिया था, चाहे सामने वाला कोई भी हो। ये कबीलाई संहार जो कोनोहा के ऊपरी स्तरों द्वारा प्लान किया गया था, उसमें ऐसे किसी व्यक्ति का शामिल होना नामुमकिन था। खतरे को भांपते हुए वो पहचान पुख्ता करने के लिए इटाची के पास जाने ही वाला था। तभी सामने वाले ने शांत आवाज में कहा, रुक गए उचिहा ओबितो। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आदमी कौन है? इसे उसकी असली पहचान कैसे पता? अब उसके लिए सबसे बड़ी बात सिर्फ एक थी, उसकी पहचान उजागर हो चुकी थी और इस पल उचिहा कबीले का भविष्य उसके लिए पूरी तरह मायने खो चुका था।